वो कहते हैं ना, मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो हाँ गई। हाँ। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी तरफ से आप मशवरा समझ लें कि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, वो जितनी मर्जी लाइट लग रही हो ना, इजी लग रही हो, उसको इजी लेना नहीं चाहिए। और खास तौर पे अभी जो एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी है भी, वो सिर्फ एक ग्रो है। और मुझे नेगेटिविटी बड़ी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ ना, तो उनसे सच हजम नहीं होता। और वो मिडिल क्लास के एक सेल्फलेस इनकलाबी ईमानदार आदमी के मुंह से वो ये नहीं सुन सकते, क्योंकि बाकियों को तो ये कह देते हैं ना कि देखे जी तो खुद ऐसे हैं, तो मुझे क्या कह सकते हैं, तो फिर वो गालम गलोच पे आ जाते हैं। तो नहीं, तो जब क्रिटिसिज्म वैसे होता है तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? मतलब फील उस टाइम क्या होता है? ज्यादा पावरफुल फील करते हैं? एक होता है ना मोटिवेट बंदा ज्यादा होता है, या एक दूसरा होता है बंदा थोड़ा सा मायूस हो जाता है? आपका क्या इसमें फील क्या होती है? मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरे पास जिनकी बूट पॉलिश करनी होती है, इसके लिए वो कई दफा आए हैं। सेइंग अंग्रेजी में कहते हैं, वन हु ब्रिंग्स हाफ अ रेवोल्यूशन डिग्स हिज ओन ग्रेव। वो कहता है कि कई दफा जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे होते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो असल इशू है वो अवाम खुद है। गोली आ रही होती हाँ, है वो फिर एक यहाँ पे उसकी भी रुकी, तरफ, हाँ, हाथ पे भी रुकी। और वो दुआ मांग रहा होता है, तो हाँ गोली इधर आके रुक हाँ। जाती है। अब इमरान खान तो जाहिल आदमी है बेसिकली, मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ। और नवाज शरीफ जो थे, इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी। थोड़ी बहुत अच्छे अच्छे काम तो दोनों कर गए। मोटरवे बना देना नवाज शरीफ का ठीक ठीक काम था, तो आप गलत हुआ। आप इमरान खान साहब की सियासत कैसे देख रहे हैं आगे प्रोसीडिंग में, जो फ्यूचर कमिंग इयर्स है, मे बी 6 महीने, साल, 2 साल, कैसे देख रहे हैं? तो आगे तो ये चलता रहा, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इमरान किसी सूरत में बाहर नहीं आएगा। हाँ, और आतिफ को मैं इनसे कम वो सुरीला नहीं है इतना। अगर ये माफी मांग ले अपने मालिकों से, जो ये नहीं अभी तक मांग रहा, इधर सलाम भेजता तो गोली यहाँ से निकल जाती है, इधर सलाम भेजता लोग गोली यहाँ से निकल जाती है। और फिर उन्होंने इसके ऊपर शोर डाल दिया। तो वो जब शोर डाला, तो क्योंकि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो हुआ ये कि रियासत को ये फिल्म बंद करना पड़ गई, बैन कर दिया। कि जो आतिफ है ना, वो एक इंटरनेशनल, चूंकि उसको फेम मिला है, और आतिफ इंडिया से प्रमोट हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद ये सीन आया जो आप कह रहे हो। तो सीन आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो मैं एक्चुअली ना बड़ा परेशान हुआ, और मैंने शांत से कहा ये क्या है। तो उसने कहा ये पाकिस्तानी जो है ना, हमारा जो सेंसिबिलिटी है उसके हिसाब से ये ठीक है। मेरे बिन मैं ये खुद खुद था, तो पूरे इंडिया के चैनल पे चलता था, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं एलियस जो, तो दी एलियस जो, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी के बेहतरीन हालात में मौजूद होंगे। आज हमारे साथ जो पाकिस्तान के बड़े एक नोटेबल, मेरे तो अगर चाइल्डहुड से बात करें, बचपन से मेरे ये स्टार हैं, हीरो हैं, इनसे मैंने भी बात भी की थी। आई यूज्ड टू प्ले योर सॉन्ग्स एज वेल, जब मैं छोटा सा होता था, स्कूल जा रहा होता था। तो जवाद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग सब इनको जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और इनसे आज हमने जो चीजें जाननी है ना, वो इनसे कैजुअल टॉक भी करेंगे। इनसे हम ये भी पूछेंगे, आपकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे सवालात, सियासत की तरफ भी आएंगे और सिंगिंग की तरफ भी आएंगे, क्योंकि सिंगिंग वाला पार्ट मुझे ज्यादा पसंद है, मैं वो भी पूछूंगा। सियासत वाला आपको पसंद है मुझे पता है, लेकिन सिंगिंग वाला मैं पूछूंगा। तो जवाद अहमद साहब को वेलकम कहते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम भी दिया। सर, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जवाद अहमद साहब सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर जवाद अहमद साहब से बस आते खुद पूछें उनकी जुबानी, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जवाद अहमद साहब कौन है? यार मैं ना शुरू से, वैसे तो मैं बड़ा मोहब्बत वाला आदमी हूँ। अच्छा। मैं लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और हम ये समझते हैं कि इनकलाब की जो एक नजरिया या जद्दोजहद है, वो भी मोहब्बत से ही स्टार्ट होती है। मोहब्बत करते हैं लोगों से, तो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन साहब मैं एक बागी और इनकलाबी आदमी भी हूँ, मतलब मैं मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ वैसे। तो इस क्योंकि मैं ये भी हूँ, तो इसलिए फिर मुझे मुआशरे में अपने जैसे लोग या अपने जैसे ग्रुप्स जो हैं ज्यादा वो पसंद है। कम नजर आते हैं। और इसलिए हमारे पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली ज़हनी गुलामी बहुत है। अच्छा। यहाँ पे लोग समझते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है बस वो खुदा कर रहा है, और रियासत को एक खास हद तक मुर्द इल्जाम डराते हैं। तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मैं, अगर तो हम इस मुल्क में कुछ कर गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब चले जाएंगे दुनिया से, तो मिसफिट के तौर पे चले जाएंगे। तो ये बगावत वाला जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इनकलाबी होना, बगावत वाला, ये एक होता है ना, बचपन से एक बंदा होता है उसके जहन में ये फीलिंग्स होती हैं।
या कोई लाइफ में जब आप आगे गए यूथ की स्टेज में तब आया, या अभी थोड़े अरसे पहले? तो ये एग्जैक्टली जो इनकलाब वाला जो आपकी जिंदगी में एक चेंज आया, ये बचपन से ही था या जब यूथ यूथ में पहुंचे, जवानी में पहुंचे तो तब आया? ये जब होश संभाला था ना, तो तीन इन्फ्लुएंसेस थे मेरे इर्द गिर्द। एक तो मेरे वालिदैन थे दोनों। वालिद साहब ज्यादा क्योंकि एक्टिव थे पॉलिटिकली, तो इसलिए वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन मेरी मदर भी जो थी वो बड़ी प्रोग्रेसिव औरत थी। मेरी मदर का मैं पहले बताता हूँ कि वो 5 वक्त की नमाजी थी, रोजा नहीं छोड़ती थी। अच्छा। लेकिन वो वोट जो है वो उस जमाने में, उस जमाने वाली जो पीपल्स पार्टी थी जिसको आर भुट्टो, तो मेरे वालिदैन उन्हीं को वोट देते थे। तो इनके जहन में था कि कोई इनकलाब शायद आएगा, तो वो तो नहीं आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी आखिरकार लोगों को मायूस किया, तो फिर पार्टी भी उनकी एक और तरह की ही पार्टी बन गई। अब तो वो सरमायादार जागीरदार चलाते हैं उसको। पहले भी कुछ हद तक जागीरदार थे उसमें। तो मेरी मदर जो थी वो इस तरह की थी, अब आप खुद ही सोचोगे। फादर पहले से पॉलिटिकली एक्टिव हो, वो लेक्चर एसोसिएशन, प्रोफेसर एसोसिएशन, इसके इलेक्शन लड़ते थे। वो चेयरमैन भी रहे, इसके प्रेसिडेंट रहे, मतलब। तो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, ये जलसे जुलूस भी निकालते थे। एक तो ये इन्फ्लुएंस था। दूसरा ये था कि मेरे जो नानके हैं, उनके अंदर बहुत बड़े एक सोशलिस्ट लीडर थे। उनको तमाम जो पाकिस्तान के लोग थे वो जानते थे। बड़े बड़े जो सियासी लोग थे वो भी जानते थे। मेहदी अनवर साहब उनका नाम था। और बल्कि ज़ियाउल हक के ज़माने में वो किले में भी कैद रहे। तो एक उधर से इन्फ्लुएंस एक आ रहा था जो कि आप समझो कि बहुत ही ज्यादा एक इनकलाबियों का था, और जो लोग बाकायदा जिनको फिर परसिक्यूट भी किया गया, ऐसे लोग। तीसरा इन्फ्लुएंस मेरा जो था वो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, उनमें से जो लोग मुझे अपने लाइक माइंडेड फिर लगे, तो मैंने उनके साथ फिर ज्यादा शुरू की। जो जिसको कहते हैं ना बैठकें करना। फिर मैं डॉक्टर लाल खान, एक बहुत बड़े यहाँ पे एक सोशलिस्ट आदमी थे, और एक बहुत बड़े आप नजरिया दान भी थे, उनके साथ फिर मुलाकात हुई। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा इस चीज में जाना शुरू हो गया। तो ये तो शुरू से ही है। मेरे वालिदैन की किताबें बहुत पढ़ता था मैं, और सारे फिलोसफर्स को, सारे जितने भी इनकलाबी थे, फिर स्टेट्समैन जितने भी थे, उनमें ऐसे लोग भी थे जैसे अब्राहम लिंकन भी था, तो वो उनको पढ़ता था। तो फिर अम्बिया अलैहि सलाम की स्पेशली जो जिंदगियां हैं उनको पढ़ता था, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। और असल में जितने भी, मैंने आपको एक बात बताऊं कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना दुनिया में, वो हमेशा अपने जमाने के हेरेटिक थे। जो निज़ाम था जहां वो पैदा हुए, वो उसको चेंज करना चाहते थे, रेवोल्यूशन लाना चाहते। हाँ, वो उसके साथ कंफर्म नहीं करते थे, वो उससे उलटना चाहते थे। तो तमाम अम्बिया, इवन अब्राहमिक जो है, उनके अंदर आप हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल सल्लम, ये तीनों को अगर आप देखें ना, तो उन्होंने अपने अपने जमानों में बाकायदा मूवमेंट्स की हैं और रेवोल्यूशन की हैं। इसी तरह या उस तरह की उसकी तरफ चले हैं। अगर आप इनको भी देखेंगे तो इनकलाबी थे सारे। अपना तख्त तो ताज छोड़ के चले गए, और प्रिंस थे गौतम बुद्ध भी और रामचंद्र जी भी, और बाबा गुरु नानक भी इसी तरह के आदमी थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का आदमी जो होता है ना, इवन आपको रिलीजियस या नॉन रिलीजियस दोनों सूरतों में जो इनकलाबी बागी मिलते हैं, वो आखिरकार आपको, मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो एक ही तरह के नहीं होते। लोग समझते हैं कि वो एक तरह के नहीं होते, वो एक तरह के ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाके मिल एक ही विंग होता है जहाँ पे गरीब लोगों के, मजलूमों के, महरूमों के, वो सबके सब दोस्त होते हैं। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा अगर चलें, आपको हमने बचपन में देखा, एज अ सिंगर ज्यादा देखा, उसके बाद आपने चेंज किया, आप सियासत की तरफ आए, आपने पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तो ज्यादा आसान कौन सा था? वो सिंगिंग वाला, उसमें क्रिटिसिज्म वैसे कम था, वो बड़ा सीधा सीधा था। इसमें जब से आप सियासत में आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या चेंज नजर आई है? और क्या ये ज्यादा इजी आपको कौन सा लगता है? ज्यादा एक मॉडरेट और एक जो है ना थोड़ा सा हार्डकोर, ज्यादा क्या डिफरेंशिएट करें थोड़ा सा सिंगिंग वाला और पॉलिटिक्स वाला? वो कहते हैं ना, मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। हाँ। तो देखो, कोई भी चीज जो है ना, ये आप एक यंग आदमी और बड़े, आपकी एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, थैंक यू, और कोलोकियल स्किल्स भी बड़ी अच्छी हैं आपकी, कम्युनिकेटिव स्किल्स में। शुक्रिया। तो मैं तो आपको ही, आई प्रे फॉर योर सक्सेस,
हमेशा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी तरफ से आप मशवरा समझ लें कि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, वो जितनी मर्जी लाइट लग रही हो ना, इजी लग रही हो, उसको इजी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार आपने उसकी डेप्थ में जाना है, और डेप्थ में ज्यादातर लोग नहीं जाते। तो कोई भी चीज आसान नहीं होती, लेकिन ये है कि म्यूजिक का जो सफर था उसमें एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, और फिर लोगों की तरफ से जो एक दाद, उस मौके पे जब आप गा रहे होते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं और आपका नाम लेके नारे मार रहे होते हैं, वो तो एक बड़ी ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीज लगती है इंसान को। वो तो आदमी नहीं भुला सकता, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी भी नहीं होती। सियासत में ये इशू है कि आप जब किसी भी नजरिए के साथ खड़े होते हैं तो आप किसी ना किसी और नजरिए के खिलाफ खड़े होते हैं। सियासत में होता ही ऐसा है ना कि आप अदरवाइज तो सारे एक से हो जाएं, तो इसलिए आपको फिर क्रिटिक भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और खास तौर पे अभी जो एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी है भी, वो सिर्फ एक ग्रो है। उस पर तो, बात करते हैं। तो उन्होंने जो, नहीं मैं ऐसी थोड़ी सी बात शुरू करूंगा, उनकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो गया है, और मुझे नेगेटिविटी बड़ी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ ना, तो उनसे सच हजम नहीं होता, और वो मिडिल क्लास के एक सेल्फलेस इनकलाबी ईमानदार आदमी के मुंह से वो ये नहीं सुन सकते, क्योंकि बाकियों को तो ये कह देते हैं ना कि देखे जी तो खुद ऐसे हैं, तो मुझे क्या कह सकते हैं, तो फिर वो गालम गलोच पे आ जाते हैं। तो वो अगर बुरी बात है, वो मुझे फेस करना पड़ता है। नहीं तो जब क्रिटिसिज्म वैसे होता है तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं, मतलब फील उस टाइम क्या होता है, ज्यादा पावरफुल फील करते हैं, एक होता है ना मोटिवेट बंदा ज्यादा होता है, या एक दूसरा होता है बंदा थोड़ा सा मायूस हो जाता है, आपका क्या इसमें फील क्या होती है? यार मैं तो दोनों तरीके से नहीं लेता, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मुझे एक बात पता है कि इस मुल्क के अंदर जो असल इशू है वो अवाम खुद है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और वो ना तो आपकी बात समझे, एक लेवल पे तो आप उसको समझाते हैं ना, तो वो आपकी बात अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक तो वो बात आपकी समझे ना, और उल्टा वो आपकी बात को ना मान के आपके खिलाफ हो जाए, तो फिर आपको ये समझ आती है कि यार मुझे तो फिर वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, ये माने ना माने। तो वो प्रैक्टिकली दोनों चीजें होती हैं। आपको भी फील होता है कि शायद मैं वो ना कर सकूं जो करना चाहता हूँ। एक मैंने कभी रिसेंटली एक फिल्म देखी, उसमें एक डायलॉग बड़ा मजेदार था। वो कहता है कि कई दफा जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो असल इशू है वो अवाम खुद है। ये मुनज़्ज़म भी नहीं होते, ऑर्गेनाइज भी नहीं होते सियासी तौर पे, सियासी तौर पे अपना पार्ट ही प्ले नहीं करते। इसीलिए बहुत बड़ी खेप जो है वो इनकलाबियों की, बागियों की, ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते थे इन लोगों के लिए, वो मर मिट गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। तो हाँ, तो एक पेज पे कैसे लाएंगे सबको? मैं तो यार देखो ट्राई कर सकता हूँ। जो हिस्टोरिकली डेटा है हमारे पास, उसके अंदर तो यही है कि लोग, आप उनको कुछ बता के अपने पास लेके आ सकते हैं, और उसके लिए आपको उनके पास पहले जाना पड़ता है, क्योंकि जो मूवमेंट्स होती हैं ना, तरीके होती हैं लोगों को साथ मिला के जोड़ के एक मूवमेंट क्रिएट करने की, तो उसमें आपको पहले लोगों के पास जाना पड़ता है। आप उनके तासुबात, उनके नजरियात, उनके साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और फिर वो जहां पे भी खड़े होते हैं अकली या शौरी तौर पे, फिर आप उनको अपनी तरफ लेके आते हैं कि आप अब इधर आए हमारी, हम जहां हम खड़े हैं, पहले उनके पास जाते हैं फिर उनको लेके आते हैं। तो ये तो सफर ही भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हम उन तक जा रहे हैं सिर्फ, अभी तक तो हम उन तक सिर्फ जा रहे हैं। वो लोग इधर आएंगे तो अगला सफर शुरू होगा। नहीं तो आ जाएंगे वो इधर। देखो वही तो कह रहा हूँ कि इस वक्त जो फॉर्मूला है ना, जो जो मुझे नजर आता है सक्सेस का, अब मेन स्ट्रीम पार्टी बनने का, वो तो बिल्कुल मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरे पास जिनकी बूट पॉलिश करनी होती है इसके लिए, वो कई दफा आए हैं, इस ड्राइंग रूम में भी बैठे हैं आके। फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी इधर आए हैं, उन्होंने मुझे साफ कह के बताएं क्या करना है। तो बूट पॉलिश तो मैं कर ही नहीं सकता। ये जो जब आप इंटरव्यू आप सुनेंगे, लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं बड़ा प्यार करता हूँ एज एन अदारा इंस्टीट्यूशन में, उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको सियासी तौर पे कोई उनका कोई रोल होना चाहिए सियासत में। तो अब चूंकि मैं ये नहीं समझता, तो मैं क्यों अपने ही असूल को तोड़ूं और उनके पास चला वो जाऊं। रास्ता आप क्या हाँ, तो एक तो ये है जो रेसिपी है उसकी, या फॉर्मूला है। दूसरा है कि आप अमीर लोगों को
कहेंगे जी वेलकम करें अपने पास, कहें जी आ जाएं पार्टी में। हम तो सियासी तौर पे मुखालिफ है उनके, जो कि खरबपति अरबपति लोग हैं, ये भी रास्ता नहीं इख्तियार किया। वो कर ही नहीं सकते ना। अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो मेन तबकाती इशू है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, कि हम चाहते हैं कि आम लोग आगे पार्लियामेंट संभालें। आम लोग जिनके मसले हैं, जिनके मसले नहीं है, उनके पास पार्लियामेंट क्या कर रही है। तो इसलिए ये भी हम नहीं कर सकते। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि यहाँ में मजहब को इस्तेमाल किया जाता है। जितना मैंने मजहब को स्टडी किया है ना, रिलीजन कार्ड जो खेला जाता बहुत ज्यादा। देखो मैंने, अब इमरान खान तो जाहिल आदमी है बेसिकली, मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ। मैं जब भी इससे गुफ्तगू करता था ना, मतलब मेरी इससे गुफ्तगू ऐसे वन ऑन वन बहुत दफा हुई है। एक बार तो मैंने इसको अपनी गाड़ी में, मैं और यही थे, और मैंने इसको एयरपोर्ट भी छोड़ा था। इसने मुझे रास्ते में मेरे गाने भी सुने थे, वो जो खुदा के ऊपर जितने भी हैं, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, अल्लाह वे सोने, लाई में उचिया ना यारी वे, तीन तो मेरा ख्याल है सुने ही थे, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस था। तो मैं बता, और बड़ा वो कहा था कि यार ये बड़े जबरदस्त गाने हैं। अब वो मेरे जो गाने थे वो तो बेसिकली इनकलाबी गाने थे सारे। अब अल्लाह मेरे दिल के अंदर का वीडियो भी देखो ना, तो उसके अंदर एक गरीब एक आदमी है, वो सारा कुछ छोड़ छूट के चला जाता है। वो कहता है यार ये फकीर हाथ फैला रहा है, भाटी गेट में लोग देगों से वो खा रहे हैं चावल। तो वो तो गाने इस तरह का था। तो बताना आपको चाह रहा हूँ, इसकी वजह से ना ये इशू हुआ है कि जो स्पेस कम हो गई है। इसने जितना मजहब इस्तेमाल किया है, अगर मैं करना चाहूँ, मैं पहले जमात इस्लामी के पास भी अपने तालिब इल्मी के ज़माने में गया। अच्छा। उनका पूरा मैंने देखा कि क्या करते हैं, मौदूदी साहब की तफसीर पढ़ी। फिर मैंने जाना शुरू, फिर मैं तंजीम इस्लामी का लिटरेचर पढ़ा। उनके पास मैं गया नहीं था इस तरह, लेकिन मतलब मैं कभी डॉक्टर इसरार के पास खुद नहीं गया, लेकिन मैं उनके लोगों के साथ रहा रहा। फिर मैं जावेद अहमद गांधी जो है मेरे बहुत अच्छे, आप समझेंगे, उनके साथ ताल्लुकात हैं। उनके बेटे भी दोनों छोटे थे उस वक्त जब मैं उनके पास जाता था, और वो मैं मौसीकी से पहले से मुझे जानते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़माने से। जावेद अहमद गांधी के साथ बहुत मेरे उनके साथ ताल्लुकात रहे, अभी भी हैं। फिर मैं परवेजी लोग हैं कुछ यहाँ पे, उनके पास में गया, तलु इस्लाम वाले। फिर मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान को बहुत ज़्यादा पढ़ा। और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैंने तब आजमाई की है अपनी। अल्लामा इकबाल की मैंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वही पढ़ी। तो मैं जिस तरह इस्लाम को, ये मजहब को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ ना, वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत ज्यादा हुआ है, और पढ़ा भी उस जमाने से हुआ है। ये नहीं कभी मुझे कोई सियासतदान बनने का शौक हुआ तो मैं चीजें याद करना शुरू कर दूं। बिल्कुल क्लैरिटी है मेरे पास, लेकिन मैंने ये नहीं करता। तो ये है फॉर्मूला, मजहब इस्तेमाल करें, ये साथ आप जोड़ें इसको, अमीर लोगों को मिलाएं साथ, और बूट पॉलिश करें, आपकी मेन स्ट्रीम पार्टी बन जाएगी। और अगर आप मशहूर हैं तो आप जल्दी बन जाएगी। अगर आपके पीछे लोग आ गए, आपको पता है आप मीडिया के लड़के हो, मैं लड़का या वो कहूंगा अभी अजब कॉम्प्लीमेंट मीडिया वैसे हूँ भी हो ही आप माशाल्लाह, यंग हो आप, बल्कि आपकी तो उम्र जो है ना, आपका चेहरा ना उम्र चोर है। आप बता ही नहीं कोई सकता, छोटी भी है मेरी, आप बता ही कोई नहीं सकता कि आप बड़े भी हो जाओगे ना, तो लोग कहेंगे यार ये कोई 20 साल, वैसे 20 साल का लड़का। सर अब हम दोबारा बस 2-3 क्वेश्चन आपसे पॉलिटिक्स के ऊपर, हार्डकोर पॉलिटिक्स के ऊपर, फिर उसकी तरफ हम थोड़ा सा, उसकी तरफ फिर हम रैंडम चिट चैट की तरफ भी, कैजुअल भी थोड़ा सा आएंगे। अच्छा, अभी अगर हम पिछले 30 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जवाद अहमद साहब की जुबानी 30 इयर्स में सबसे बेस्ट आपको हुक्मरान दो, अगर कोई इसका एक नाम लेना चाहें, बड़ा शॉर्ट सा, और एक छोटा सा रीजन क्यों। 30 इयर्स, हाँ 2025, हाँ 15, उसके बाद 5, और उसके बाद आप 90 95, कर लें, 90 से कर लें, 90 यार मैं वैसे 1990 इसका तो कोई आंसर ऐसा नहीं दे अच्छा सकता। अच्छा। मुझे तो वैसे अभी भी जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, मुझे लगता है कि बेहतर थे बाकियों से। उनकी किताब थी इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया। उसके अंदर उन्होंने बड़ी मजेदार एक बात की है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गरीबों और अमीरों के दरमियान में एक आबरूमंदाना सुलह करा सकूं, तस्फिया करा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। और तबकाती जो सियासी जंग होती है, उसकी उसका जो इख्तिताम होता है, वो एक तबके के दूसरे तबके के ऊपर बर्तरी ही होता है, अदरवाइज इनकलाब नहीं होता। तो ये कहते हैं मेरा लेसन है कि मैंने ये गलत काम किया कि मैंने दोनों में सुलह करने की कोशिश की।
तो अब वो अगर आप देखें तो उसी की वजह से वो उनका इशू हुआ भी। वो एक और सेइंग अंग्रेजी में कहते हैं, वन हु ब्रिंग्स हाफ अ रेवोल्यूशन डिग्स हिज ओन ग्रेव। अपनी कबर खोद लेते अगर कोई आधा इनकलाबी है ना, हैं। तो वो अच्छा, पूरा ही होना पड़ता है, हाँ पूरे हों वरना आधी या कच्ची का सवाल। कोई फायदा नहीं। अच्छा। ये इमरान जो है, हम्म। इमरान से ही हो रहा है। इमरान खान के साथ इसका जिस तरह का भी इनकलाब था, जिस तरह का भी ये समझता था, वो तो था ही नहीं ना, झूठ था सारा, लेकिन उसने उसके अंदर भी वो पूरा नहीं गया। तो आखिरकार क्या हुआ कि वो बूट पॉलिश करके फिर आप उन्हीं को आके दिखाएंगे, नमक रामी करेंगे अपने मालिकों की, उन्होंने अंदर कर दिया। तो वो वही वाली बात, ये आप आधा इनकलाब करेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। तो कहना भी चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है, आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, इसे पाकिस्तान में एक डिक्टेटर आया ऐसा, परवेज मुशर्रफ। उस जमाने में मैं सियासत में नहीं था। सन 2000 से लेके जब तक वो फौत नहीं हुए, मेरा ख्याल है एक डेकेड का तकरीबन रूल आप कह लें। उसके अंदर उस आदमी ने प्रोग्रेसिव जितना पॉलिटिक्स किया ना, वो पॉलिटिशियन भी नहीं कर सके। अब ये एक बुरी बात थी कि उस आदमी ने बड़े बड़े इश्यूज में उनको हाथ डाला, लेकिन छोड़ दिया, जैसे काला बाग डैम, इस तरह के बहुत से। वो बड़े बड़े काम कर सकता था। वो एक्चुअली इस मुल्क के अंदर एलीट जो है उसको भी एक टफ टाइम दे सकता था। वो भी, उसने भी नहीं किया उस तरह। लेकिन उसकी ये कंट्रीब्यूशन है कि म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, फिल्म, उसको उसने काफी हद तक सपोर्ट दी। बेनजीर भुट्टो जो थी, वो उनकी मैं बात कर लेता हूँ कि, और नवाज शरीफ जो थे, इन्होंने आपस में बारियां लगाई हुई थी। थोड़ी बहुत अच्छे अच्छे काम तो दोनों कर गए। मोटरवे बना देना नवाज शरीफ का ठीक ठीक काम था। बेनजीर भुट्टो का जो आईपीपी को लेके आना पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बुरा कदम था। और जिन जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वो आए थे, वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। तो हर एक की कोई ना कोई अच्छाई बुराई है। लेकिन जो इमरान खान है ना, इसने टोटली डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान को। एक तो झूठ बोला लोगों से, मुनाफिकत की कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हुआ भी नहीं वो बाद में। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो मुजरिम है ना इस वक्त पाकिस्तान का, इस वक्त, वो इमरान खान है। उसने गुमराह करके लोगों को एक आधे इनकलाब की तरफ लेके जाने की कोशिश की। और जो हमारे जैसे लोग थे, जो एक्चुअली इस मुल्क के लोगों को मुनज़्ज़म करके सियासी तौर पे लीडरशिप देना चाहते थे, हमारी रास्ते में भी रुकावट खड़ी कर दी। तो ये मेरा ख्याल है कि तो गलत हुआ। आप इमरान खान साहब की सियासत कैसे देख रहे हैं आगे प्रोसीडिंग में, जो फ्यूचर कमिंग इयर्स है, मे बी 6 महीने, साल, 2 साल, कैसे देख रहे हैं? देखो, जब तक ये वाला सेटअप चल रहा है ना, जो है इस वक्त, जैसे शहबाज शरीफ जो है वो एक बराए नाम वजीर आजम, और इसी तरह मरीम नवाज जो है वो भी एक, ज़ाहिरी बात है, इंडिपेंडेंटली वो कहती तो है मैं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह का भी सेटअप है इस तरह ही चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, सब कॉम्प्रोमाइज हैं वो भी। तो अगर तो ये चलता रहा, तो मेरा ख्याल है कि इमरान किसी सूरत में बाहर नहीं आएगा, और ये इसी तरह अंदर रहेगा। हाँ, अगर ये माफी मांग ले अपने मालिकों से, जो ये नहीं अभी तक मांग रहा, ये कहता है जी डील करें मेरे साथ, वो कहते हैं डील किस बात की करनी है भाई, बंदा तुम्हारे लिए निकलता कोई नहीं है। तो बंदा जब निकलेगा कोई नहीं, कोई तुम्हें मानता ही नहीं इतना, कि सिवाय सोशल मीडिया पे गालियां निकालना इसकी तरफ से, इसकी जो टीमें हैं, वो इतना मानते ही नहीं तुम्हें लीडर के, वो बाहर निकले तुम्हारे लिए। तो ये अंदर रहेगा। और अगर इसने माफी मांगी, तो अगर उसके मालिक माफी देने पर तैयार हो गए, तो ये एक चांस है इसके पास। मुझे लगता है वो भी वो खोता जा रहा है इससे हिस्सा। तो मुश्किल लगता है मुझे इसका बाहर आना। मैं दिल से ही चाहता हूँ कि ये बाहर आए, सियासत करे सही तरीके से, और इश्यूज के ऊपर करे। अब ये वाली हरकतें ना करे जो पहले की थी, झूठ ना बोले, मुनाफिकत ना करे। अब आपकी लाइफ के पे थोड़ा सा आ जाते हैं। सियासत में तो हमने बड़ी बात कर ली, पॉलिटिक्स पे वो तो उसी तरह चलती रहती है, पाकिस्तान की हॉट कोर पॉलिटिक्स। अब थोड़े से आपकी लाइफ के पर आते हैं। जो आपने सिंगिंग में अपना करियर जो पीक देखा, अभी भी आप एक सॉन्ग बनाते हैं तो लोग उसी तरह सुनने लग जाते हैं। इवन बचपन में मैंने आपको इतना ज्यादा सुना कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो पाकिस्तान टीम जब 2011 में हारी थी, तब भी वही चलता था, पर तुम जीतो या हारो सुनो हाँ हमें तुमसे प्यार है। अभी हाँ 2025 आ गया, अभी भी वही चल रहा था। तो ये इतना प्यार लोग करते हैं, याद रखते हैं, तो इसको कैसा फील करते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, इनर साइड से क्या क्या फील आती है, कैसी वाइब आती यार, बड़ा अच्छा लगता है है? मुझे।
लोग आपको प्यार करते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी कीमत जो है ना वो अदा करनी पड़ती है। जब आपको लोग प्यार कर रहे हो तो फिर आप उनको कोई ऐसी बातें करें कि वो आपको सिंगर के तौर पे तो प्यार करते हो, लेकिन सियासी तौर पे वो किसी और लोगों से प्यार करते हो जो आप इस मुल्क के अंदर है, फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इस वक्त लेकिन एक बात है, 3 गाने मेरे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मैं चला भी जाऊंगा दुनिया से तो वो चलते ही रहेंगे। तो एक तो गाना है जो आपने भी बोल दिया, तुम जीतो यारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम की इस चीज से जुड़ गया हुआ है। आपने खेलना भी है, आपने जीत हार भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद आएगा। एक गाना मेरा मेहंदी है। वो तो हर हाँ, मेहंदी पे चल रहा है यार। जो पाकिस्तान के लोग किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो। इवन वो अब किसी मेहंदी के फंक्शन पे वो तो पहला होता है, हाँ, पहला ट्रैक उनका वो स्टार्ट उसी से होता तो एक है, वो मेहंदी मेरा की ख्याल है कि प्यार मोहब्बत मेरे साथ जो लोगों की है वो थोड़ी कायम रखता है। तीसरा जो है वो मेरा गाना है, रहे ना रहे ये जीवन कभी, ओ मेरे यार तो मेरा प्यार सदा रहे तो सलामत, अच्छा। दोस्ती के नाम से जो गाना है मेरा, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 गाने शायद अभी तक इतना अरसा हो गया है तो लोग सिवाय पीटीआई के लोग, और उनको भी मैं समझता हूँ कि बेवकूफ वाली एक्टिंग करते हैं, इनके अलावा तो मैं सारा दिन घर से बाहर निकलता हूँ, लोगों के अंदर जाता हूँ, लोग उससे ही प्यार करते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिवाय इन लोगों के जिनको इमरान खान ने कुछ ज्यादा ही गुमराह करके लोगों के खिलाफ कर दिया हुआ है, वो भी अच्छा, ठीक हो जाएंगे। एक कोई पर्सनल अपना फेवरेट ट्रैक बताना चाहें कौन सा? मेरा पर्सनल ट्रैक जो है ना फेवरेट अपना, वो एक तो बिन तेरे क्या जीना है, एक फिर वही कि मेहंदी भी है क्योंकि वो पॉपुलर बहुत है। बाकी 2 गाने भी जो हैं वो जो मैंने बोले थे अभी, हमें तुमसे प्यार है, और ये जो अच्छा, एक आपका सॉन्ग था अल्लाह हवे सोनिया मेरे वो ढोल, बहुत अच्छा गाना वो है। कैसा लगता है? वो मतलब मेरा ख्याल है कि वो एक वो है ना सूफियाना किस्म का गाना है, और उसके अंदर भी मैंने वीडियो के अंदर भी यही लोगों के साथ जोड़त दिखाई है कि खुदा इसी तरह मिलता है। अच्छा, आपके उसमें वो एक मूवी में भी चला था शान वली जो हाँ मूवी, हाँ, वो बाद में रीमेक हुआ था। नहीं नहीं नहीं, वो शान ने इसी तरह लिया था। शान ना सन 2001 में एक मूवी बना रहा था, जो उसकी पहली मूवी थी डायरेक्टर के तौर पे। वो डायरेक्शन नहीं, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी खुद ही? हाँ, वो उस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहली दफा था। अच्छा, उससे पहले उसने नहीं तो काम वीडियो किया उसमें था। चेंज हुई थी? आपके जो एक्चुअल सॉन्ग है उसकी वीडियो चेंज हो गई थी जब उनकी तो हाँ अलग? हाँ, वो तो फिल्म की वीडियो थी ना। अच्छा, वो वीडियो में मैंने एक चीज देखा था कि वो ऐसे वो नमाज पढ़ने गोलियां तक जो आ वो रही कही है, उन्होंने ऐसे करके वो समझ उसकी मैं अगर उसको उस तरह से देखता हूँ ना, एज अ सिनेमेटोग्राफर या कोई आजकल के दौर के हिसाब से, तो वो आपको कैसा लगता है? वो ऐसे जी गोली है ये इधर गोली रोक दी, मैं चौथी है ये, पांचवी है ये, रोक मैं रोक एक रहे वाक्य आपको सुना हैं। देता हूँ। असल में ना शान के अंदर ना कोई अजीब उसके ये अपने कोई इमेजिनेशन है, तो वो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, मैंने तो गाने उसको दिए थे, म्यूजिक डायरेक्टर था मैं उस फिल्म का, उसने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे दिया था। तो वो जब मैं इसने मुझे कहा ना कि वो हम ना पहला शो देखने लगे हैं आज, डायरेक्टर सब तो आप जरूर आए, तो म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे आए आप। मैं चला गया, मैं लेट पहुंचा, मैं पहुंचा कोई मुझे कहीं जाना था, मैं पहुंचा जब फिल्म खत्म होने के 45 मिनट्स मेरे ख्याल में रह गए थे। मैं अंदर एंटर हुआ, उन्होंने लोगों ने बताया कि जवाब साहब आ गए, शाम के साथ आके बैठ गया, फिल्म चल रही थी, तो थोड़ी देर के बाद ये सीन आया जो आप कह रहे हो। वो सीन आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो मैं एक्चुअली ना बड़ा परेशान हुआ, और मैंने शांत से कहा ये क्या है। तो उसने कहा ये पाकिस्तानी जो है ना हमारा जो सेंसिबिलिटी है उसके हिसाब से ये ठीक है, ये हिट हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो ये वाक्य हुआ था, उसकी अपनी कुछ सेंसिबिलिटी है, उसमें होता यही है ना आप जो बता रहे हो कि एक गोली आ रही हाँ, होती है वो फिर एक यहाँ पे उसकी भी रुकी, तरफ, हाँ, हाथ पे भी रुकी। और वो दुआ मांग रहा होता है तो हाँ गोली इधर आके रुक जाती है, हाँ तो जब तक वो दुआ मांग के हाँ खत्म नहीं करता हाँ। तो गोली जो है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। और उसके बाद वो जब सलाम फेरता है ना, तो वो नहीं दुआ मांग लेता है, पहले तो सलाम फेरने पे इधर सलाम फेरता तो गोली यहाँ से निकल जाती है, इधर सलाम फेरता लोग गोली यहाँ से निकल जाती है, और फिर दुआ मांगने के बाद जब वो देखता है ना गोली की तरफ, तो गोली ऐसे से घूम रही होती है, तो ऐसे पकड़ के छोड़ ये भी, देता हाँ हाँ हाँ। है। तो वो सुपर नेचुरल जोन उस टाइम पे एक्टिव हो गया था 25 साल पहले। हाँ, और हाँ वो मिस्टिकल सा, हाँ। या तो हो ना मेटाफिजिकल सा, या तो हो ना कि वो
कोई साइंटिफिक हो, या ये हो कि बिल्कुल ही कोई जादुई कहानी हो, वो कोई रियल स्टोरी के अंदर मिक्सचर हो गया था वो उसका। मतलब आप अभी भी हंसते हैं वो तो जाहिर बात है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान के अंदर देखो 50% लोग जो है वो इलिटरेट है, अभी भी हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं अब आजकल कहते हैं 60-65, उसमें वो भी तो शामिल है ना जो कुरान पढ़ सकते हैं नाजरा और अपना सिर्फ नाम लिख सकते हैं। तो पाकिस्तान की लिटरेसी, और अगर फर्ज करो अलिफ बे पे आती भी है तो वो बस इतना ही कर सकते हैं। वो जो होता है ना किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ लेना, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके लिए फिल्में, शायद वो समझता है कि ऐसी फिल्में दिखाई जाओ उनको। लेकिन उस टाइम भी लोगों ने एंजॉय किया ना, एंजॉय पैसे पूरे हो गए। नहीं, वो भी मैं मजे की आपको बात बताऊं, वो बहुत बड़ी हिट हो गई फिल्म। फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि अब चूंकि उसके अंदर वायलेंस था, उस जमाने में जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, कुछ एनजीओ थी इंटरनेशनल और पाकिस्तान में काम करी थी, उन्होंने इसके ऊपर शो डाल दिया। तो वो जब शो डाला तो क्योंकि शरफ की हुकूमत थी, तो हुआ ये कि रियासत को ये फिल्म बंद करना पड़ गई, बैन कर दी उन्होंने कहा जी कि इसमें आप ना इसमें एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है वो दिखा रहे हैं, आप वायलेंट है और ये हम तो पहले ही इस मसले में पड़े हुए हैं, उस जमाने में आपको पता है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया। तो वो बैन हो गई थी फिल्म, उसके बाद नहीं चली। वो बहुत बड़ी हिट हुई थी और पता नहीं इसने कहाँ तक जाना था, तो उन्होंने बंद कर दी, सब सिनेमा से उतार दी। ये हुआ था उसके साथ। पाकिस्तानी सिंगिंग की तरफ भी आप देखते हैं, कोक स्टूडियो है जी, उसमें सेटिस्फाई हैं जिस तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है। इवन हमारे जो बॉर्डर्स के बाहर जो लोग हैं या बॉर्डर्स के करीब हैं, वो भी इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो भी बड़ी तारीफ करती है, कहते हैं बड़ा कमाल है इनका कोक स्टूडियो एंड एवरीथिंग। अच्छा है यार, मजा आता है, बहुत अच्छा है। तो कभी परफॉर्मेंस कोक स्टूडियो मैंने तो 2 दफा किया है। अच्छा, एक दफा मिट्टी दा बलवान एक गाना किया था, एक दफा किया था दिलदार सब के, 2 गाने किए थे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो म्यूजिक है ना, पॉप, ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद म्यूजिक है, तो पूरी दुनिया में इसकी बाज़गश सुनाई देती है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर कोई आपको मॉडर्न जो यूथ जिनको ज्यादा सुनती है, जिससे 3 सिंगर्स के नाम बताऊंगा आपको, जिसमें आतिफ असलम है, आसिम अजहर है और मुस्तफा जाहिद है, क्या आप इनको कैटेगरी वाइज जरा रेट करते हैं, ए बी सी या 1 2 3? मेरा ख्याल है कि जो आतिफ है ना, वो एक इंटरनेशनल, चूंकि उसको फेम मिला है और आतिफ इंडिया से प्रमोट हुआ है, तो आतिफ असलम का जो स्टैचर है दुनियावी, वो तो इन दोनों बाकियों से बहुत बड़ा है। और उसका जो कॉन्सर्ट की जो प्राइस है काफी बहुत ज्यादा है उनसे, चार्जेस जो वो लेता है। दूसरे नंबर पे जो आसिम या मुस्तफा को आप, आसिम गाता बहुत, वो मतलब आसिम ट्यून में गाता है। आपने मुस्तफा को भी सुना है? मुस्तफा भी, किसको आप करेंगे मुस्तफा भी बहुत अच्छा, दूसरे और तीसरे में? यार इन दोनों को मैं एक जैसा करूंगा। अच्छा, हाँ, और आतिफ को मैं इनसे कम, वो सुरीला नहीं है इतना, ये दोनों ज्यादा सुरीले हैं। अच्छा, आतिफ का टोन बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने प्यार बड़ा दिया। नहीं, वो इसलिए कि वो इंडिया से प्रमोट हुआ ना यार। नहीं, इवन मुस्तफा जाहिद भी गए नहीं इंडिया। नहीं, वो बहुत फर्क है। अच्छा, मुस्तफा जाहिद जो है ना, वो इंडिया में एज अ स्टार प्रमोट नहीं हुआ। आपने प्रमोट होना होता है उस खित्ते में। आतिफ को तो प्रमोशन ऐसी उसकी थी कि जैसे जब ये आतिफ का गाना जो था ना, वो पहला था तेरे बिन, तो तेरे बिन में ये खुद था, तो पूरे इंडिया के चैनल्स पे चलता था। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी जो टिप्स थी, कंपनी बहुत बड़ी थी, उन्होंने फिर इसको लिया अपना, अपनी जो क्या उसे कहेंगे, अपना आर्टिस्ट, फिर इसके अंदर इन्वेस्ट किया, 12 वीडियोस बनाए उसके, और 12 के 12 चलाए, हिट चले। हाँ, और दूरी का जो प्रमोशन था वो बहुत बड़ा हैवी था, तो मुस्तफा के साथ तो कभी किसी ने ये नहीं किया। अच्छा, अब आखिर में ना, वो आपने कोई एक ऐसा सॉन्ग, वो आपको मैं चॉइस दे रहा हूँ, व्यूअर्स प्यार करते हैं आपसे, प्लेटफॉर्म इज योर्स, कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपको ज़हन में इस टाइम सबसे पहले क्लिक हो, वो आपने गा देना है। कोई 2-3 बोल उसके सुना दें हमारे व्यूअर्स के लिए, वो अच्छा इसको एंजॉय करें। अभी तो सुना दें। नुकाब की तरह जियो, शेर की मानन लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना,
परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद। सो दिस इज वंडरफुल। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें सिंगिंग के हवाले से, कोई भी पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, जवाद अहमद साहब उसमें सामने नजर आते हैं, और उनके सॉन्ग्स देखे भी मैंने जिस तरह बात की थी, पर तुम जीतो या हारो, वो 2011 में भी वही चल रहा था, 25 में भी ये सॉन्ग भी इनका कितना वो आप देखें कैची था, उनका जो उसमें डिटर्मिनेशन डेडिकेशन नजर आती है। प्यार करते हैं जी पाकिस्तान से जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा आया, हमने कोई हार्डकोर गुफ्तगू भी, हार्डकोर पॉलिटिक्स पे भी गुफ्तगू की, एंड में कैजुअल टॉक भी की सिंगिंग के हवाले से। तो मुझे ये बड़ा अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा, प्रोग्राम करके बड़ा मजा आया। तो सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे प्रोग्राम में टाइम दिया। बहुत खुशी हुई, और आपके लिए बहुत सारी तरक्की और खुशहाली सबकी दुआएं। थैंक यू। और व्यूअर्स, अब आपने हमारे प्रोग्राम को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, फीडबैक आपने देना है। सो हम नए प्रोग्राम में देख के इसके साथ दोबारा वी गोना मीट यू ऑन सम अदर डे। अली अजवद साइनिंग ऑफ।